आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो खुद हजारों सवालों से भरी हुई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इराक की नहीं है, ईरान से नहीं आई, सीरिया से नहीं आई, यमन से नहीं आई, सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हमारे अपने देश भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों की हैं, जहां लोग आतंकवादी हसन नसरल्ला की मौत का मातम मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हसन नसरल्ला इजराइल के खिलाफ युद्ध में शहीद हुआ है और उसकी शहादत पर भारत के मुसलमानों को गर्व है। जरा तस्वीरें देखिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बड़गाम और कारगिल से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और सुल्तानपुर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आतंकवादी हसन नसरल्ला की मौत से कुछ मुसलमानों को इतनी पीड़ा हुई कि वो बिलख बिलख कर रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम एक नसरल्ला को मारोगे तो हर घर से नसरल्ला निकलेगा। एक नसरुल्लाह को मार दिए, लेकिन अब हर जगह से एक नसरुल्लाह और उठेंगे और ये आतंकवाद के खिलाफ जो है अपना एहतजाज करेंगे और आतंकवाद को खत्म करके ही रहेंगे। हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हमारे देश के बहुत सारे लोग इन बातों को सुनकर और इन दृश्यों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और इस बार भी लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दृश्य उस भारत के हैं जहां इंडोनेशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। हसन नसरल्ला लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का प्रमुख था, जिसने न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई और इन लोगों में बहुत सारे मुसलमान भी थे। और यही कारण है कि जब यह आतंकवादी मारा गया तब सीरिया जैसे मुस्लिम देशों में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उसकी मौत का जश्न मनाया और वहां देर रात तक कई इलाकों में आतिशबाजी होती रही। ये सीरिया की तस्वीरें हैं। इसके अलावा मुस्लिम देश बहरीन में भी इस आतंकवादी की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने नसरल्ला की मौत पर एक बयान तक नहीं दिया। लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में, शहरों में शिया समुदाय के मुसलमान इस आतंकवादी की मौत का शोक मना रहे हैं और कह रहे हैं कि नसरल्ला उनके दिलों का राजा है और उनके दिलों में हमेशा राज करता रहेगा, उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। और इस आतंकवादी की मौत पर रायपुर समेत कई शहरों में मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद रखकर अपना विरोध जताया, अपना दुख जताया। लखनऊ की ये भीड़ आज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हमारा देश जा कहां रहा है। हसन नसरुल्लाह की बारगाह में हदिया सवाब का नजराना। करबला के उस बयावा में 3 दिन का प्यासा हुसैन शहीद होता रहा। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद। आग लगा दो, आग लगा दो अमेरिका को, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो अमेरिका को। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद। जमा हुए क्योंकि हमारा आखिरी नाम सईद हसन नसरुल्लाह है और
आज वो शहीद किया गया है। लब्बैक या महदी, लब्बैक या खामिनई। तो दुनिया भर में नसरुल्लाह की मौत पर क्या रिएक्शन हो रहे हैं ये आपने देख लिया। हमारे देश में क्या रिएक्शन हो रहा है ये आपने देख लिया। हमारे देश में यानी भारत में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनसंख्या है मुसलमानों की। इसलिए भारत ये कह सकता है कि आज इस्लाम की दुनिया में भी भारत एक बड़ा देश है, बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि आबादी के मामले में, मुसलमानों की आबादी के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन इस्लाम की दुनिया में जो कुछ भी होता है, इस्लाम की दुनिया में जो राजनीति होती है, जो घटनाक्रम हो रहा है, इस्लाम को मानने वाले देशों में जो कुछ भी हो रहा है, भारत का मुसलमान आज उससे अछूता नहीं है। और उस पूरे समाज, जो इस्लाम का जो समाज है, भारत का मुसलमान अपने आप को उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। और इस्लाम की दुनिया में हर घटनाक्रम में भारत का मुसलमान अपनी भूमिका निभाना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है। आज ये जो सारी तस्वीरें हैं ये यही बात बताती है। लेकिन सोचिए, ये भी कितना बड़ा विरोधाभास है कि जब भारत का समाज, हमारा अपना समाज, धर्म और छोटी छोटी जातियों में बंटता जा रहा है, लोग अपने शहर में रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों को भी अपना भाई नहीं मानते, आपस में जातियों में बंट चुके हैं। तब ऐसे में भारत के मुसलमान 4,500 किलोमीटर दूर लेबनान में मारे गए एक आतंकवादी को अपना भाई बता रहे हैं और उसके लिए अपने देश में यहां बैठकर हजारों किलोमीटर दूर खुलकर आंसू बहा रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि वो हमारा भाई था और हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक बार कहा था कि हम आतंकवादियों से लड़कर नए आतंकवादियों को पैदा नहीं करते, बल्कि उन्हें अनदेखा करके या आतंकवादियों से अपनी हमदर्दी जताकर आतंकवाद को आमंत्रित करते हैं। और आज भी शायद ऐसा ही हो रहा है, जब हम आतंकवाद को ग्लैमराइज कर देते हैं, जब हम आतंकवाद के बारे में दुनिया भर के युवाओं की सोच को प्रभावित करते हैं, आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ देते हैं और उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं, तो कैसे लोगों की सोच बदलती है ये आपने देख लिया। और सोचिए, भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुनिया से एकजुट होने की अपील करता है, लेकिन भारत में ही एक आतंकवादी की मौत पर सबसे ज्यादा मातम मनाया जाता है। और इस देश में आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के लिए पहले देर रात तक सुप्रीम कोर्ट को भी खुलवाया जा चुका है। हम बाकी के देशों से तो बहुत कहते हैं कि आतंकवाद पर एक हो जाना चाहिए, आतंकवाद की एक परिभाषा होनी चाहिए पूरे दुनिया में, लेकिन हम अपने ही देश में आतंकवाद को लेकर जो नजरिया है उसे बदल नहीं पा रहे। हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर इस समय के 5 बड़े और लेटेस्ट अपडेट भी आपके लिए हैं, जिनमें पहला अपडेट यह है कि इजराइल की सेना आज रात को लेबनान में जमीन के रास्ते घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर सकती है। और इस समय लेबनान की सीमा के पास इजराइल ने बड़ी संख्या में अपने टैंक और सैनिकों को तैनात कर दिया है। ये वो सारी तस्वीरें हैं, यानी हो सकता है कि आज रात को इजराइल की सेना लेबनान में प्रवेश कर जाए। ये एक बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि अभी तक इजराइल जो है सिर्फ मिसाइल्स के जरिए हमले कर रहा था, लेकिन अब उनकी सेना लेबनान में घुस सकती है। दूसरा, खतरे को देखते हुए लेबनान की ज्यादातर फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है और लेबनान में लोग इतना डर गए हैं कि वहां
अब तक 2 लाख लोग अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। तीसरी बात, इजराइल की सेना ने अपनी सीमा से लगभग 2000 किलोमीटर दूर यमन में आतंकवादी संगठन हूती के ठिकानों पर भी हवाई हमले किए हैं और अब इजराइल की सेना आतंकवाद के खिलाफ 3 मोर्चों पर लड़ रही है, जिनमें एक तरफ गाजा में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है और यमन में हूती के आतंकवादी हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है ये शुरू हुई थी गाजा से। पहले एक फ्रंट खोला, उसके बाद ये लड़ाई पहुंच गई लेबनान, दूसरा फ्रंट खोला और अब ये लड़ाई पहुंच गई यमन, तीसरा फ्रंट खोला। और ऐसा लगता है कि इजराइल ने यह तय कर लिया है कि वो अपने खिलाफ काम करने वाले जितने भी इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं अब उन्हें खत्म करके ही मानेगा। बाबा 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 तो देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो युद्ध है अब इसका विस्तार होता जा रहा है। लोगों को पहले लगा होगा कि ये युद्ध सिर्फ गाजा तक सीमित रहेगा, लेकिन इजराइल इसे रोकने के लिए तैयार नहीं है और इजराइल ने पहले गाजा, फिर लेबनान और अब यमन तक लड़ाई पहुंचा दी है। चौथी बात यह है, इजराइल की सेना ने लेबनान में भी हवाई हमले किए हैं, जिनमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन दुनिया इस बात से हैरान है कि ईरान इन हमलों के बाद भी चुप बैठा हुआ है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास को ईरान से ही हथियार और आर्थिक मदद मिलती है, पूरा समर्थन मिलता है। ईरान ने ही इन सारे संगठनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन इजराइल के लगातार हमलों के बाद भी ईरान इस पूरे घटनाक्रम पर चुप है और इन तीनों ही संगठनों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। यह चुप्पी बता रही है कि ईरान काफी कमजोर पड़ गया है और अगर हाल के कुछ महीनों में कोई बड़ा देश दुनिया भर के सामने एक्सपोज हुआ है तो उस देश का नाम है ईरान, क्योंकि ईरान पहले बताता था कि वो बहुत मजबूत है, उसके पास बहुत हथियार हैं, वो कुछ भी कर सकता है और उसने इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को अपने आसपास पाल पोस कर बड़ा कर दिया था अपनी रक्षा के लिए और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब इजराइल इन सब के पीछे पड़ा तो यह समझ में आया कि ईरान अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा और इसलिए ईरान आज भी चुप बैठा है, इन सारे आतंकवादी संगठनों को नहीं बचा पाया। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी नसरल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन का समर्थन किया है और यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध को टालने के प्रयास होने चाहिए। और इस समय का एक और बड़ा अपडेट आपके लिए यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है अब से थोड़ी देर पहले और बताया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है और साथ ही भारत वेस्ट एशिया के देशों में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है। जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अब से कुछ देर पहले एक बयान जारी करके कहा कि वो ईरान के उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें वहां की सरकार दबाना चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही ईरान में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि नसरल्लाह की मौत से पहले इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब वहां के लोग उनके पक्ष में रैलियां निकाल रहे हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि जिस हसन नसरल्लाह को पिछले 18 वर्षों से कभी किसी सार्वजनिक मंच पर देखा नहीं गया, जिसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं होता था, उसकी मूवमेंट के बारे में, वो कहां रहता है, कहां से ऑपरेट करता है, किसी को कुछ नहीं पता था। उसकी हर मूवमेंट को गुप्त रखा जाता था, कोई नहीं जानता था कि उसकी असली लोकेशन कहां है। ऐसे में इजराइल को कैसे पता चला कि उसकी लोकेशन किस जगह पर है और उस आतंकवादी का खात्मा आखिर इजराइल की सेना ने कैसे किया, यह पूरा जो वाकया है बड़ा दिलचस्प है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। यह इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था जिसके लिए इजराइल की जो गुप्त एजेंसी है मोसाद की जो खुफिया एजेंसी है उनकी,
तो मोसाद के एजेंट्स पिछले 20 वर्षों से इस आदमी के पीछे लगे हुए थे। मोसाद के एजेंट्स ने पहले हिजबुल्लाह में अपनी पकड़ बनाई और इसके बाद ईरान के कुछ सैन्य कमांडर्स की मदद से यह पता लगा लिया कि लेबनान में हसन नसरल्लाह के मुख्य ठिकाने कहां कहां पर हैं, वो कहां कहां जा सकता है। फ्रांस के एक अखबार के मुताबिक मोसाद को करीब 10 महीने पहले ही यह पता चल चुका था कि हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह से जुड़ी सभी जरूरी मीटिंग्स सेंट्रल हेडक्वार्टर में करना चाहता है और उनका ये जो हेडक्वार्टर है ये दक्षिणी बेरूत के एक इलाके में है। हालांकि इस जानकारी के बाद भी मोसाद के लिए नसरल्लाह को मारना आसान नहीं था, क्योंकि हिजबुल्लाह का यह सेंट्रल हेडक्वार्टर जमीन से 60 फीट नीचे एक बंकर में था और इससे भी बड़ी चुनौती यह थी कि नसरल्लाह इस हेडक्वार्टर में कब आता है, कब जाता है, उसकी भी बहुत ही कम गिने चुने लोगों को जानकारी होती थी। और यही कारण है कि इजराइल ने बहुत चालाकी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजराइल ने सबसे पहले हिजबुल्लाह के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 1,500 पेजर्स और वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट करके ऐसे डर का माहौल बनाया कि हसन नसरुल्लाह को अपने ठिकानों से बाहर निकलकर आना ही पड़ा और उसकी लोकेशन मोसाद तक पहुंचने लगी। यानी मोसाद की यह रणनीति थी कि कुछ ऐसा डर का माहौल पैदा करो कि नसरुल्लाह अपने ठिकाने से बाहर आ जाए अपनी जान बचाने के लिए, और जैसे ही वो बाहर आएगा इजराइल को उसके बारे में पता चल जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के कुछ एजेंट्स ने ही नसरुल्लाह के साथ गद्दारी की और मोसाद को यह बताना शुरू कर दिया कि नसरुल्लाह कब और किस समय बेरूत के अपने सेंट्रल हेडक्वार्टर में मीटिंग करने के लिए जाता है, और यहीं से नसरुल्लाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यानी नसरुल्लाह को ऐसा लगता था कि कोई उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन इजराइल की सेना को उसकी हर मूवमेंट की पर जानकारी भी थी और नजर भी थी। इजराइल की सेना इस बात को जानती थी कि अगर उसे नसरुल्लाह को खत्म करना है तो उसे उसके घर में घुसकर ही मारना होगा, और इसीलिए उसने मिसाइल से हमला करने की बजाय एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया और ऐसे बम इस्तेमाल किए जो जमीन के नीचे बने बंकर्स को भी आसानी से नष्ट कर सकते हैं। और इस एयर स्ट्राइक में F-15 सीरीज के कुल 8 लड़ाकू विमान शामिल थे और हर लड़ाकू विमान 6 बस्टर बॉम्ब से लैस था। हर विमान में 6 बस्टर बॉम्ब्स लगे हुए थे और इन बॉम्ब्स को ब्लू 109 बॉम्ब्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है बॉम्ब लाइव यूनिट, BLU। और इजराइल को ये बॉम्ब्स अमेरिका से मिले हैं जिनका वजन होता है लगभग 900 किलोग्राम। ये ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो जमीन के नीचे मिट्टी की 30 मीटर की परत को या कंक्रीट की 6 फीट की परत को भी बहुत आसानी से भेद कर अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं। और इस एयर स्ट्राइक में भी हिजबुल्लाह के बंकर्स पर इजराइल के लड़ाकू विमानों से यही बम बरसाए गए थे। सबसे पहले ईरान के एक एजेंट ने मोसाद को यह खबर दी कि नसरुल्लाह बेरूत के सेंट्रल हेडक्वार्टर में बैठक करने के लिए पहुंच चुका है। इसके बाद इजराइल की सीमा से 70 किलोमीटर अंदर घुसकर F-15 सीरीज के लड़ाकू विमानों ने उस पर ये बस्टर बॉम्ब्स गिराए, और ये बॉम्ब कितने खतरनाक थे इसका अंदाजा आप इतने बड़े विशाल गड्ढे से लगा सकते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे अभी। देखिए कितना बड़ा गड्ढा उस बॉम्ब से हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शक्तिशाली बॉम्ब वो रहा होगा। और ये बॉम्ब वहीं इस्तेमाल किए जाते हैं जहां जमीन के बहुत अंदर तक कोई बंकर बना हो, और फिर कितना भी शक्तिशाली बंकर क्यों ना हो वो उसका ऐसा हाल कर देते हैं जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। हालांकि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी का दावा है कि इस हमले के बाद जब हसन नसरुल्लाह का शव बरामद हुआ तब उस पर चोट का कोई निशान नहीं था, जिससे यह पता चलता है कि नसरुल्लाह की मौत इस एयर स्ट्राइक में नहीं हुई, घायल होने की वजह से नहीं हुई, बल्कि जब यह हमला हुआ उस हमले के सदमे के कारण नसरुल्लाह की मौत हो गई। और यह भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नसरुल्लाह का जब जो शव मिला है, ऐसे बड़े हमले में शव जब मिलते हैं तो वो बहुत ही क्षत विक्षत हो चुके होते हैं, लेकिन नसरुल्लाह का जो शव था वो बिल्कुल ठीक था, उस पर चोट के निशान नहीं थे। सोचिए, ये आतंकवादी सैकड़ों हजारों युवाओं को अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर हमला करने के लिए भड़काता था। और वही नहीं, उसके जैसे बहुत सारे जो आतंकवादी हैं वो युवाओं का ब्रेन वॉश यही कहकर करते हैं, कहते हैं कि डरना नहीं है। उन युवाओं को बताते हैं कि कैसे वो अपने शरीर पर बॉम्ब बांध लें
कैसे वो सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन खुद ये आतंकवादियों के जो लीडर हैं, ये खुद कितने डरपोक होते हैं कि अपनी मौत सामने देखकर उसका सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हथियार से पहले डर से ही दम तोड़ देते हैं। और दावा है कि इस आतंकवादी की मौत भी गोली से नहीं हुई बल्कि डर से हुई है, बॉम्ब से नहीं हुई बल्कि डर से हुई है। जब मौत सामने खड़ी हुई दिखाई दी तो लड़ने से पहले ही यह आतंकवादी डर की वजह से मर गया। हालांकि कुछ न्यूज एजेंसीज का यह भी दावा है कि उसकी मौत दम घुटने से भी हो सकती है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि मोसाद के खुफिया एजेंट्स ने हाथ मिलाते समय हसन नसरल्लाह के हाथों में एक माइक्रोचिप इंप्लांट कर दी थी, जिससे इजराइल को उसकी पल पल की लोकेशन के बारे में पता चल रहा था। और इसी के बाद इजराइल की वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और अब इजराइल हसन नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के जो टॉप 8 आतंकवादी हैं, उनका खात्मा कर चुका है। يا الله شو هاد؟ يا واحد ثاني واحد ثاني. يا الله هيدا المشروع اللي قالوا عنه. बेरूत के जिस बंकर में हसन नसरल्लाह की मौत हुई, वो बंकर संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल की बिल्डिंग से सिर्फ 53 मीटर की दूरी पर था, जिससे आज यहां संयुक्त राष्ट्र को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और इजराइल ने यह पूछा है कि क्या संयुक्त राष्ट्र को भी ये बात पता नहीं थी कि उसके स्कूल के इतने करीब आतंकवादी मीटिंग कर रहे थे, उसके चलाए जा रहे स्कूल के इतने करीब आतंकवादियों का हेडक्वार्टर था और आतंकवादी वहीं से आतंकवाद फैला रहे थे संयुक्त राष्ट्र की नाक के नीचे से। यह सब हो रहा था और संयुक्त राष्ट्र को इसकी कोई खबर ही नहीं है। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए यमन के आतंकवादी संगठन हूती ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जान से मारने की कोशिश की है हाल ही में। लेकिन इजराइल के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे हम आयरन डोम कहते हैं, आयरन डोम ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया, वरना नेतन्याहू के ऊपर हमला हो चुका था। इजराइल की सेना के मुताबिक जिस वक्त नेतन्याहू का विमान न्यूयॉर्क से लौटने के बाद टेल अवीव के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, उस समय यमन से हूथी के आतंकवादी इस विमान को लगातार ट्रैक कर रहे थे और उन्होंने फिलिस्तीन 2 नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल से इस विमान को निशाना बनाने की कोशिश की थी। यानी इस विमान पर उन्होंने एक मिसाइल छोड़ी थी, इस विमान पर हमला किया था। लेकिन इसके बाद जब सायरन बजने लगे तो कड़ी सुरक्षा के बीच नेतन्याहू को एयरपोर्ट के ही एक बॉम्ब शेल्टर में पहले ले जाया गया और बाद में इजराइल ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया और इस हमले में नेतन्याहू बाल बाल बच गए। हालांकि हूती के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल की सेना हर बार नेतन्याहू की जान बचाने में सफल नहीं होगी और वो नसरल्लाह की मौत का बदला एक ना एक दिन जरूर लेगा। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि नसरल्लाह की मौत इस पूरे क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को अब बदल देगी। हसन नसरल्लाह असल में कोई मामूली आतंकवादी नहीं था, बल्कि ये एक अरबपति आतंकवादी था और उसके पास कुल मिलाकर 2100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। और पिछले संसदीय चुनाव में नसरल्लाह की पार्टी ने लेबनान की 128 में से 13 सीटें जीती थी और यह आतंकवादी लेबनान का
अब एक नेता भी बन चुका था। हसन नसरुल्लाह पिछले 32 वर्षों से हिजबुल्लाह का सुप्रीम लीडर था, जिसका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता सब्जी बेचने का काम करते थे, जबकि नसरुल्लाह बचपन से ही काफी कट्टर था, कट्टर विचारधारा का था, जो पहले अमल आंदोलन से जुड़ा रहा। बाद में उसने ईरान के नजफ जाकर वहां के मदरसों में भी पढ़ाई की और वहां उसकी मुलाकात ईरान की क्रांति के जनक आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी से हुई। नजफ से वापस लौटने के बाद जब हिजबुल्लाह का गठन हुआ तो उसके चीफ अब्बास अल मुसावी को इजराइल ने हवाई हमले में जान से मार दिया था और तब नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का नया प्रमुख बना। और हिजबुल्लाह के आतंकवादी ये मानते थे कि नसरुल्लाह इजराइल को हरा सकता है, सिर्फ उसके अंदर यह क्षमता है, क्योंकि नसरुल्लाह के नेतृत्व में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल से दक्षिणी लेबनान के इलाकों को अपने कब्जे में लिया था। और तभी से इजराइल नसरुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा था और इस ऑपरेशन में वर्ष 1997 में नसरुल्लाह ने अपने बेटे को भी खो दिया था। लेकिन अब उसकी और उसकी बेटी ज़ैनब को भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक में जान से मार दिया और नसरुल्लाह की मौत ने ईरान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि दुनिया भर के मुसलमान दो समुदायों में बटे हुए हैं, जिनमें एक समुदाय सुन्नी मुसलमानों का है और दूसरा शिया मुसलमानों का है। और इनमें भी सुन्नी मुसलमान ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों में 88% मुसलमान सुन्नी हैं और सिर्फ 12% मुसलमान शिया हैं। और पूरी दुनिया में सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जहां शिया मुसलमान बहुसंख्यक हैं और इनमें ईरान, इराक, बहरीन और अजरबैजान जैसे देश हैं। जबकि हमारे देश भारत में भी सुन्नी मुसलमानों की आबादी 85% है और शिया मुसलमान सिर्फ 15% हैं। दुनिया के 12% शिया मुसलमानों का असली ठेकेदार बनने के लिए ही ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती जैसे आतंकवादी संगठन बनाए, जो शिया विचारधारा को मानते थे और उसे प्रमोट करते थे। और ईरान ने हिजबुल्लाह और हूती को पैसा दिया, आर्थिक मदद दी, हथियार दिए, उनका पूरा संरक्षण किया, यहां तक कि उनकी मदद से दूसरे देशों की राजनीति में भी दखल दिया। और आज सुन्नी बहुल देश सीरिया में एक शिया सरकार है जिसे हिजबुल्लाह अपना समर्थन देता है। और सबको यही लगता है कि जब हिजबुल्लाह या हूती पर कभी इजराइल हमला करेगा तो ईरान उसका जरूर बदला लेगा, क्योंकि ईरान उनके पीछे खड़ा है। लेकिन इस बार ईरान ऐसा कुछ नहीं कर पाया और ईरान एक्सपोज हो गया। आपको याद होगा, पहले ईरान में हमास का चीफ इस्माइल हनिये मारा गया, ईरान की जमीन पर उसे मार दिया गया और ईरान कुछ नहीं कर पाया। और अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया और ईरान अब भी चुप बैठा है और इजराइल ने ऐलान किया है कि वो हिजबुल्लाह को अब जड़ से खत्म कर देगा। मैं इस वक्त कोला स्ट्रीट में हूं। ये कोला स्टेशन के नाम से बीरूत के शहर में टैक्सी स्टैंड का इलाका है, जहां से टैक्सियां हर एक इलाके में जाती हैं। यहीं पर रविवार देर रात को इस बहुमंजिले इमारत को इजरायली ड्रोन्स ने निशाना बनाया, जो आप मेरे पीछे से दिख रहे हैं। और इसमें आप देख लीजिए कि दो जो मंजिल हैं उनको खास तौर से निशाना बनाया गया है और उनमें जितने भी लोग थे वो उस मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए हैं। ये पहली बार हुआ है जब कि साउथ बीरूत को छोड़कर बीरूत शहर के भीतर इजराइल ने पिछले 1 साल के युद्ध के दौरान कोई कार्रवाई की हो। कहीं न कहीं ये साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में इस अंदाज से बीरूत को भी इजराइल ने निशाना बनाया है। उससे कहीं न कहीं ये तनाव सिर्फ लेबनान और फलस्तीन के बीच में बल्कि पूरे इस खाड़ी क्षेत्र में जो है घेर सकता है। आखिर में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो इस समय आप देख रहे हैं ये एक धर्म युद्ध है और इसीलिए ये जो युद्ध है ये बाकी युद्धों से आपको अलग दिखाई देगा। ये रशिया और यूक्रेन जैसा युद्ध नहीं है। रशिया और यूक्रेन तो जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं, भूमि के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो युद्ध है ये असल में जमीन का युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है और धर्म के आधार पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है। और धर्म, आतंकवाद देखिए कहां कहां पहुंच चुका है। आतंकवाद धर्म तक पहुंच चुका है।
आतंकवाद राजनीति तक पहुंच चुका है और हिजबुल्लाह जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं अब ये राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। लेबनान में जो सरकार है, लेबनान में ये लोग चुनाव लड़ते हैं, इनकी अपनी एक पार्टी है, इनके अपने सांसद हैं, इनके अपने विधायक हैं और ये वहां पर सरकार में शामिल होते हैं। हूथी भी राजनीति में आ चुका, हिजबुल्लाह राजनीति में आ चुका। पाकिस्तान में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं वो भी राजनीति में आ चुके, वो भी चुनाव लड़ते हैं। और अगर आप देखेंगे हमारे देश में कश्मीर में भी जब चुनाव हो रहे हैं तो बहुत सारे फॉर्मर मिलिटेंट्स, पूर्व आतंकवादी या ऐसे लोग जिनका आतंकवादी संगठनों से कोई ना कोई संबंध रहा है, आज भी है या पहले रहा होगा, ये सब लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो जेल से भी चुनाव लड़ते हैं। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि आतंकवाद शुरू होता है धर्म के नाम पर और फिर वो राजनीति में प्रवेश कर जाता है और फिर ये आतंकवादी अलग अलग देशों में जब संसद में बैठने लगते हैं, जब ये लोग मंत्री बन जाते हैं, जब ये सरकारें चलाने लगते हैं तो फिर ये किस तरह के फैसले करते हैं इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। आज हम यही कहेंगे कि जब आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो आतंकवादियों के समर्थन में इस तरह के दुनिया भर में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन कैसे हो सकते हैं और ये सारे विरोध प्रदर्शन सिर्फ धर्म के नाम पर हो रहे हैं। ईसाई समुदाय के 2 गांवों पर वक्फ बोर्ड के दावे की वजह से 600 गरीब मछुआरों के परिवार डर के साए में जी रहे हैं और इन लोगों को यह डर है कि जिस जमीन पर वो 100 वर्षों से रह रहे हैं वो घर और जमीनें अब वक्फ बोर्ड उनसे छीन लेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का यह दावा है कि ये जमीन इन मछुआरों की नहीं है बल्कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसी महीने केरल के सिरो मालाबार चर्च और कुछ ईसाई संगठनों ने वक्फ बिल में संशोधन के लिए संयुक्त संसदीय समिति को एक चिट्ठी लिखी और तत्काल कार्रवाई की अपील की, जिससे इन गरीब मछुआरों के घर उजड़ने से बच पाए। ये लोग केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनम्बाम और चेराई गांव में रहते हैं और मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के दावे से इन्हें अपनी रोजी रोटी ही नहीं बल्कि अपने सिर से छत भी छिनती हुई नजर आ रही है। और इस वजह से ईसाई धर्म के ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव होना चाहिए, वरना वक्फ बोर्ड धीरे धीरे उनके गांवों की जमीनों को अपने कंट्रोल में ले लेगा। इन परिवारों का कहना है कि वो 100 वर्षों से यहां रह रहे हैं और यह जमीन वर्ष 1902 में त्रावणकोर के राजा ने एक व्यक्ति को दी थी जिसका नाम सिद्दीकी सैद था और उसने वर्ष 1950 में यह जमीन फेरोक कॉलेज को दान में दे दी थी। और इस जमीन पर किराएदार के रूप में रह रहे मछुआरों ने वर्ष 1989 से इस कॉलेज से यह जमीन खरीदना शुरू कर दिया और ईसाई धर्म को मानने वाले मछुआरे इस संपत्ति के मालिक हो गए जब उन्होंने जमीन को खरीद लिया। और तब से वर्ष 2022 तक जमीन को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन 2022 में इन लोगों से कहा गया कि उन्हें इस जमीन का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता क्योंकि यह भूमि उनकी है ही नहीं, ये भूमि तो वक्फ बोर्ड की है। और इस दावे के बाद वर्ष 2022 से इस जमीन पर मछुआरों के राजस्व अधिकार निरस्त कर दिए गए, जिससे ये लोग ना तो अपनी जमीन को अब बेच सकते हैं और ना ही इस जमीन को कहीं गिरवी रख सकते हैं। और ये सारे लोग अब इस चिंता में हैं कि ये जमीनें छिन गई तो वो कहां जाएंगे। വരെ ഞാൻ മേടിച്ചു അത്ര ഞാൻ നെടുക്കണ്ടി। इस वक्त हम चेराई मुनम्बम गांव में हूँ जो एक फिशिंग गांव है कोच्चि में, और इधर बहुत सारे फैमिलीज है और अराउंड 610 फैमिलीज है। उनका ये कहना है कि उनकी लैंड को जो लीगली उनके पास है उस लैंड को अभी वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से उनके लैंड के ऊपर उनको कोई राइट्स नहीं है, जो वो ये लैंड को मोर्टगेज करके लोन नहीं ले पा रही है और इस लैंड को कोई फाइनेंशियल पर्पस के लिए नहीं यूज कर पा रही है। और इनका कहना है कि इन्होंने लीगली ये लैंड फरूक कॉलेज से खरीदा था। इस लैंड की
ओनर बहुत सालों पहले इस लैंड को फारूक कॉलेज, जो कोड़ीकोड में एक कॉलेज है, उनको डोनेट किया था। और इधर बहुत सारे लोग फिशरमैन लोग हैं और बहुत सालों से इधर रह रही थी। और फारूक कॉलेज और इधर लोगों के बीच एक केस हो रही थी और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने फारूक कॉलेज की फेवर में जजमेंट पास किया था। उसके बाद में फारूक कॉलेज से इन्होंने पैसा देकर ये लैंड खरीदा था। उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ है, लेकिन पिछले 2 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि ये लैंड उनका नहीं है लेकिन वक्फ बोर्ड का है। तो 2 सालों से ये बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारे पास एक रेसिडेंट है, उनसे हम पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम से एक्चुअली क्या तकलीफ हो रही है। मैं इधर है ना, यह जमीन का आदमी है। बाद अभी हम लोग है ना, वो फारूक कॉलेज है ना, 1990 में हम लोग उधर से उसको साथ से पकड़ दिया, उसको ज्यादा पैसा दे दिया। उसके बाद अभी 35 साल हो गया। अभी है ना, अभी 35 साल के बाद अभी ये वक्फ बोर्ड, वो उनका नाम इधर वो लोग आ गया। और उसके बाद में हम लोग टैक्स है ना, टैक्स पे करने के लिए विलेज ऑफिस में जाने के टाइम है ना, वो बोलते वो ये आपका लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड का जमीन है, ऐसा बात किया मुझे साथ। We have been living here centuries because I am 45 years old. My mother was born here. My grandmother was born here. My great grandparents they lived here. When Farooq College received this land from Siddiq Seth, he gave the full right to the Farooq College to sell and to use for their educational purposes, you know. And the Waqf cannot claim this one. And this is Mr. Sebastian. He's looking for a loan for his son to send for his studies, you know, for the last 3 years. Their life is very miserable situation. All our documents, which is for 30 years, had all the validity has become invalid now. So with this Waqf Act, the new amendment comes, it is going to be really a blessing for us. और अब हम आपको 18 साल के इंजीनियरिंग के एक गरीब छात्र अतुल की कहानी बताएंगे। अतुल का आईआईटी में एडमिशन का सपना सुप्रीम कोर्ट ने टूटने से आज बाल बाल बचा लिया। मुजफ्फरनगर का रहने वाला अतुल एक बहुत ही गरीब दलित मजदूर का बेटा है और उसने अपने लास्ट अटेम्प्ट में जेईई की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन आईआईटी धनबाद में सीट मिलने के बाद भी उसका एडमिशन नहीं हो पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 17,500 रुपए की फीस टाइम पर जुटा नहीं पाया। परिवार के पास इतना पैसा नहीं था, इधर उधर से सीट जुटाने में, पैसा जुटाने में, फीस जुटाने में, उधार लेने में काफी समय लग गया। और जब तक उसने फीस का ये पैसा इकट्ठा किया तब तक फीस देने की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी थी और इस लड़के का दिल टूट गया। एडमिशन से चूकने के बाद अतुल ने हार नहीं मानी और पहले उसने हाई कोर्ट में अपील की और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कोई रियायत दिलवाए। 15 मिनट की बात थी और उसकी कोई गलती नहीं है, उसे उसकी सीट मिल जाए आईआईटी में। इस अपील के साथ वो वहां पहुंचा और इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस गरीब छात्र की मदद करते हुए कहा कि हम अपने देश में ऐसे युवा टैलेंट को, ऐसी युवा प्रतिभा को इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते। युवा प्रतिभा जहां पहुंचने के लायक है, जो जगह उसके लिए है, उसे वो मिलनी ही चाहिए और इसीलिए आईआईटी धनबाद को इस लड़के को अब एडमिशन देना ही पड़ेगा। न्याय की बहुत बड़ी जीत हुई है यहाँ से। जो फीस की दिक्कत नहीं बननी चाहिए किसी की तरक्की में, यही सीजेआई सर ने बोला और सीजेआई को और सुप्रीम कोर्ट को दिल से थैंक यू। इसमें आपके लिए कितनी बड़ी निराशा थी उस समय जिस समय आपका एडमिशन डिनाई कर दिया था? मद्रास हाई कोर्ट से आपको यहाँ आना पड़ा और यहाँ के लिए आपके मन में कितनी उम्मीदें थी? जी बहुत उम्मीदें थी कि ये सुप्रीम कोर्ट से पहले ऐसा हुआ था, तो अब एक और केस हुआ था ऐसे ही, तो अब इसमें रिलीफ मिल सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। अब हमारे देश के जो तमाम युवा हैं जो अक्सर हालात को जिम्मेदार मानते रहते हैं, जो कहते हैं मैं कर ही क्या सकता था, हालात इतने
मुश्किल थे, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। आज उन्हें अतुल की कहानी भी सुनाते हैं। अतुल के पिता एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और उनकी मासिक आय लगभग 13,500 रुपए के आसपास है। महीने में 12-13 हजार रुपए कमाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है जब उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी से महीने में 10,000 रुपए भी कमा नहीं पाते। लेकिन जब अतुल के दाखिले के लिए IIT में 17,000 रुपए की फीस जमा करनी थी, तब गांव के लोगों ने भी अतुल की मदद की और अतुल ने भी हिम्मत नहीं हारी। और अतुल के पास फीस के पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी रोज ऑनलाइन वेबसाइट चेक करता था और उसने फीस भरने की आखिरी डेडलाइन से 15 मिनट पहले लोगों की अलग अलग जगह से मदद लेकर, उधार लेकर अपनी फीस इकट्ठा कर ली थी। लेकिन वो इस पैसे को फीस के रूप में जमा नहीं कर पाया और इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ी और अब उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडमिशन मिल जाएगा, वो भी IIT में। जो सा काउंसलिंग में वो फीस पे नहीं कर पा रहे थे। आखिरी टाइम पे फीस का इंतजाम हुआ था 24 जून 5 बजे, ये डेडलाइन थी। हमने 4:45 तक फीस का इंतजाम कर लिया था गांव वालों से लेकर, लेकिन उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी थी। इसलिए वो भरते टाइम ही जब 4:56 हुआ तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था, जिसके कारण वो प्रोसेस पूरा होने ही वाला था, लेकिन वो हट गया और लॉगिन करके दोबारा भरना पड़ा। लेकिन जब दोबारा भरा तो वो पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया और 5 बज गए, जिसके कारण वो फीस पेमेंट नहीं हो पाया और वो सीट कैंसिल हो गई। फिर क्या हुआ? फिर हमने IIT जैसे IIT मद्रास और IIT धनबाद से कांटेक्ट करने की कोशिश की, ईमेल से और फ़ोन से। उनसे ये रिप्लाई मिला कि जो कि पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हमें सीट लेने के लिए हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़ा। कर्जा वर्जा ले ला के पढ़ा रहे जी। अच्छा, कैसे कैसे अपने बच्चे मेहनत कर इतना आगे पहुंचाना, क्या हो रहा है? हाँ जी, बच्चे भी मेहनत करे जी हमारे, बस पढ़ने पे ही लगे रहे और हम मेहनत मजदूरी करें। आज आपके घर में कोई भी युवा है, आपके घर में कोई भी छात्र है, आपको उन्हें अतुल की ये कहानी जरूर दिखानी चाहिए और इस कहानी से आपके बच्चे सीख सकते हैं कि चाहे कितनी भी गरीबी हो, चाहे कितनी भी विषम विपरीत परिस्थितियां हो, अगर जज्बा है, अगर लड़ने की क्षमता है, अगर अपनी मंजिल पाने की धुन है, अगर परिश्रम करना आता है, तो फिर मंजिल एक ना एक दिन मिल ही जाती है। अतुल ने अपनी मंजिल पा ली तो आप भी पा सकते हैं। जिंदगी और चाय एक जैसी होती है, जब मजा आने लगता है तब खत्म हो जाती है।